प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि को पढ़ा था और साथ ही साथ हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को भी सीखा था। आज हम पढ़ेंगे, अगर कोई द्विघात समीकरण हमको दिया है तो उस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए हम द्विघाती सूत्र को आज सीखेंगे। और सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो द्विघाती सूत्र होता है ये आता कैसे। तो द्विघाती सूत्र या जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो फार्मूला हमने लिखा है तो कहते हैं द्विघाती सूत्र या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमको ये सीखना है कि ये जो फार्मूला है द्विघाती सूत्र का, ये कैसे आता है। और फिर इसको हम जब द्विघात समीकरण हमको दिया रहेगा उस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इस फार्मूले की मदद लेंगे। लेकिन पहले हम ये सीखेंगे कि ये फार्मूला आता कैसे। तो इसके लिए हम एक द्विघात समीकरण का मानक रूप लेके चलते हैं। हम लिखेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर a का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से x² गायब हो जाएगा, और जब x² यहाँ से गायब हो जाएगा तो वो द्विघात समीकरण हमारा नहीं रहेगा। इसलिए ये कहा जाता है कि x² का जो गुणांक होता है, यहाँ x² का गुणांक a है, तो इसका जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अब ये जो द्विघाती सूत्र है, इसको लाने के लिए इसके पिछले विधि जो हमने पढ़ी है, इसका नाम है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। उस विधि की मदद से हम इस द्विघाती सूत्र को लाएंगे। तो यहाँ हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको हल करेंगे। और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं कि x² का जो गुणांक होता है, x² का गुणांक यहाँ a है, तो x² के गुणांक का पूरे समीकरण में हम भाग देते हैं। सबसे पहला स्टेप यही कर देते हैं। याद होगा आप लोगों को, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में x² का जो गुणांक होता है, यहाँ x² का गुणांक a है, इस x² के गुणांक का पूरे समीकरण में भाग देते हैं। तो हम लिखेंगे पूरे समीकरण में a का भाग देने पर तो यहाँ a का भाग देंगे तो होगा a/a x² प्लस b/a x प्लस c/a बराबर 0/a। यहाँ a से ही हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा x² प्लस b/a x प्लस c/a बराबर 0 में a का भाग देंगे तो 0 आएगा। तो सबसे पहला स्टेप हमने ये किया कि x² का जो गुणांक है उस x² के गुणांक का पूरे समीकरण में भाग दिया। फिर दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं, जो x का गुणांक होता है, x का जो गुणांक होता है उस x के गुणांक को लेकर, यहाँ x का गुणांक कितना है b/a, तो इस गुणांक को लेकर इसका आधा करते हैं। आधा करेंगे तो क्या आएगा b गुणा a किया आ जाएगा b, और बटे a का गुणा 2 में करेंगे तो ये होगा 2a। तो x के गुणांक का आधा किया और आधा करने के बाद जो आता है उसका वर्ग करते हैं, और वर्ग करने के बाद पहले जोड़ते हैं और फिर उतना ही घटाते हैं। तो हम पहले x के पदों को लिख लेंगे। यहाँ आएगा x² प्लस b/a x, पहले इतना हम जोड़ेंगे, प्लस b/2a पूरे का वर्ग, और इतना ही हम घटाएंगे माइनस b/2a पूरे का वर्ग, और पहले से है प्लस c/a बराबर 0।
ये जो शुरू के 3 पद है इससे हमारी बनेगी सर्वसमीका। अब सर्वसमीका बनाने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो एक्स लिखेंगे, एक्स के साथ यहाँ चिन्ह प्लस है तो प्लस लेंगे, और b बटे 2a पूरे का वर्ग है तो यहाँ लेंगे तो b बटे 2a और इसका वर्ग लिखेंगे, माइनस ये b का वर्ग लिखेंगे बटे 2a का वर्ग, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और a का वर्ग प्लस c बटे a बराबर c। इसको आगे लिखेंगे x प्लस b बटे 2a पूरे का वर्ग। इन दोनों का पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, और ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा c बटे a। इसको आगे लिखेंगे x प्लस b बटे 2a पूरे का वर्ग। इसका एलसीएम निकालना है तो यहाँ 4a स्क्वायर है और यहाँ a है, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 4a स्क्वायर। कैसे आएगा एलसीएम 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा a गुणा a, और यहाँ a है तो इस a को आप लिख सकते हैं a। तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों में जो कॉमन है, इसका ये गुणनखंड है और इसका ये गुणनखंड है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो a यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी, दोनों में a कॉमन है तो एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं, क्योंकि 2 यहाँ है यहाँ नहीं है, 2 यहाँ पर है यहाँ नहीं है, a यहाँ पर है, यहाँ पर a जो है इसके साथ कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पर डबल a तो नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लेना है। तो कॉमन क्या नहीं है, 2 2 और 1, लिखेंगे 2 गुणा a। ये सबका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, a का गुणा a में करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से 4a स्क्वायर और a का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 4a स्क्वायर। कैसे कि आपको समझा होगा, 4 को हम लिखते हैं 2 गुणा 2, a का वर्ग मतलब a गुणा a को यहाँ पे जो a है हर में, इसको तो हम a ही लिख सकते हैं, दोनों में कॉमन है a, दोनों में कॉमन है तो एक बार लिखा, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख देना है, और लिखने के बाद सबका गुणा करेंगे तो यहाँ 4a स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से यहाँ 4a स्क्वायर और a दोनों का एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर में 4a स्क्वायर का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा b स्क्वायर में करेंगे तो आएगा b स्क्वायर, माइनस 4a स्क्वायर में a का भाग देंगे, देखो 4a स्क्वायर में a का भाग देंगे तो एक a से एक a कट जाएगा, क्या बचेगा 4a। 4a स्क्वायर में a का भाग देने पर 4a आएगा, और 4a का गुणा ऊपर c में करेंगे तो ये हो जाएगा 4ac। आगे लिखेंगे x प्लस b बटे 2a पूरे का वर्ग बराबर। अब यहाँ से हम इस वर्ग को हटा देते हैं, वर्ग को हटाएंगे तो ये पूरा वर्गमूल में आ जाएगा। वर्गमूल में क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। लेकिन जब वर्ग हटाते हैं तो ये प्लस माइनस आता है, वर्ग हटाते हैं तो प्लस माइनस वर्गमूल में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब इसको आगे हल करते हैं, x प्लस b अपॉन 2a, प्लस माइनस ऊपर के पद को वर्गमूल में लिख देंगे, वर्गमूल में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4 का वर्गमूल होगा 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल होगा a, क्योंकि 4 मतलब 2 गुणा 2, तो वर्गमूल में से जब बाहर निकलेगा तो 2 गुणा 2 तो जोड़ी में से बाहर निकलेगा, और a स्क्वायर का मतलब होता है a गुणा a, तो जब बाहर निकलेगा a वर्गमूल में से तो a गुणा a, जोड़ी में से एक बाहर निकलेगा a, तो यहाँ आ जाएगा 2a। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं तो ये होगा x बराबर प्लस b अपॉन 2a है तो ये हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a, और प्लस माइनस यहाँ पहले से है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आगे बढ़ाएंगे x बराबर, अब दोनों का हर समान है, हम जानते हैं जब हर समान होता है तो एलसीएम उतना ही आता है, और एलसीएम लेने के बाद जब हर समान होता है तो ऊपर की संख्याओं को या ऊपर के पदों को भी हम ऐसे लिखते हैं, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के अपॉन में क्या है 2a। तो इस तरह से ये हमारा द्विघाती सूत्र है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यही सबसे स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था। ये देखिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये द्विघाती सूत्र कैसे आता है हम याद तो कर लेंगे, लेकिन कैसे आता है वो भी हमको यहाँ सीखना था, तो उसको भी हमने सीख लिया। क्या होता है कभी कभी अगर फार्मूला याद नहीं रहा तो हम इस तरह की प्रोसेस करके फार्मूले को ला भी सकते हैं। मतलब हमारे पास एक तरीका होता है कि हम फार्मूले को किस तरह से ला सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले द्विघाती समीकरण का मानक रूप लिया। मानक रूप लेने के बाद पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को फॉलो करते हुए सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक का पूरे समीकरण में भाग दिया। भाग देने के बाद जो समीकरण हमारा आया है उसमें x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग किया और वर्ग करके पहले जोड़ना है और फिर घटाना है। इतना करने के बाद शुरू के जो 3 पद है इससे हमारी एक सर्वसमीका बन गई a प्लस बी पूरे का स्क्वायर वाली, और फिर बाकी पदों को हमने वैसे ही लिखा। फिर आगे हमने x प्लस बी अपॉन 2a पूरे का वर्ग, इस सर्वसमीका को हमने इधर ही रखा है और इन अचर पदों को हम इधर लेकर गए और फिर इसको हल करते गए। और हल करते करते हमारा द्विघाती समीकरण को हल करने के बाद जो x का मान आया है वो आया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस तरह से जो हमारा द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के जो मूल है, ये मूल क्या होंगे, एक तो प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेना पड़ेगा और एक बार माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह लेकर हम उसको हल नहीं कर रहे। एक बार यहाँ से प्लस चिन्ह उठाकर ले लेंगे तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा क्या होगा, माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है। लेकिन यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जो मूल है ये वास्तविक मूल कहलाएंगे, लेकिन तब कहलाएंगे, ये वास्तविक मूल तब कहलाएंगे, मतलब ABC के मान हम जब हमारे पास रहेंगे तब यहाँ पे कोई वैल्यूज आएंगी तो ये वास्तविक मूल कहलाएंगे। लेकिन तब कहलाएंगे जब ये वर्गमूल के अंदर जो है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्त कर कहा जाता है। इसको विविक्त कर कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। इसको विविक्त कर कहा जाता है या इसको इंग्लिश में कैपिटल D लिखा जाता है, और इसी को इंग्लिश में फुल फॉर्म D का होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट या D कहा जाता है, कैपिटल D। तो इसको D कह के भी हम पुकार सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसका मान 0 से जब या तो बड़ा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो या बराबर हो, तभी ये जो द्विघात समीकरण हमने लिया है इसके मूल वास्तविक हो। और अगर ये वाला मान, अब 0 से बड़ा का मतलब होता है धनात्मक या 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा तब जो द्विघात समीकरण है उसके जो मूल होंगे वो मूल वास्तविक नहीं होंगे। आप सोच सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होने का मतलब क्या है, ऋणात्मक होना। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर ऋणात्मक होगा तो वर्गमूल में ऋणात्मक मान आएगा, और वर्गमूल में ऋणात्मक मान होने का मतलब होता है जो वर्गमूल में ऋणात्मक संख्या आएगी या ऋणात्मक मान आएगा उसका मतलब होता है कि वो काल्पनिक मान होगा, क्योंकि वर्गमूल में माइनस आने का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर वर्गमूल में कुछ भी माइनस आता है, जैसे वर्गमूल में -5 आ गया, तो ये एक काल्पनिक मान कहलाता है, जिसको बोलते हैं इमेजिनरी, जिसको I के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि वर्गमूल में कभी भी अगर माइनस आता है,
वर्गमूल में माइनस आता है तो जो मूल है वो वास्तविक नहीं होते। तो हम उस बात को भी यहाँ बता देते हैं। हम क्या कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि ये तो हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो, 0 से छोटा होने का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। 0 से छोटा का मतलब देखो नुकीला भाग इधर है, मतलब छोटा है, छोटा का मतलब ऋणात्मक हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो तब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। कारण आप समझ गए, कारण ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होने का मतलब है ऋणात्मक होना, और जब ये ऋणात्मक होगा तो ये वर्गमूल में मान आएगा ऋणात्मक, और वर्गमूल में ऋणात्मक का मतलब होता है वो एक इमेजिनरी संख्या हो जाती है, काल्पनिक संख्या होती है। तो काल्पनिक होगी तो x का जो वैल्यू आएगा, x का जो मान आएगा वो वास्तविक नहीं आएगा, और x का मान मतलब हम इसको मूल कहते हैं। तो ये जो मूल आएंगे ये वास्तविक मूल हमको प्राप्त नहीं होंगे। तो बहुत अच्छे से इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो द्विघाती सूत्र हमने लाए हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा या बराबर है तब द्विघात समीकरण हम कौन सा लेके चल रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल क्या होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है। इसमें दो मूल है, एक प्लस चिन्ह लेने पर एक माइनस चिन्ह लेने पर, लेकिन कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, तब द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के इस सूत्र को द्विघाती सूत्र कहते हैं। द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला, द्विघाती सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम द्विघाती सूत्र को हल करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लिखेंगे एग्जाम्पल को ऐसा भी ले लेते हैं, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, सिंपल सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, बराबर 0 को द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। देखो इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दिया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x
-3 बराबर 0। ये जो द्विघात समीकरण दिया है इसकी तुलना की जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a का मान कितना होगा, x² का गुणांक यहाँ a है, x² का गुणांक यहाँ 1 है, चिन्ह सहित लेना है। अब यहाँ प्लस है तो +1 यानी 1 हो गया। b का मान यहाँ x का गुणांक +2 है, मतलब 2 लेंगे, और c यानी अचर पद, यहाँ c है तो यहाँ अचर पद है, चिन्ह सहित -3। तो इस तरह से a b c के मान हमने ले लिए। a का मान 1 आ गया, b का मान 2 आ गया और c का मान -3 आ गया। इसीलिए द्विघाती सूत्र से क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्या होता है द्विघाती सूत्र, अब आपको याद हो गया होगा। x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। मान रखना है x बराबर माइनस b का मान कितना है 2, ये माइनस तो सूत्र का है, b का मान है 2 प्लस माइनस √b² यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 1 इंटू c का मान है -3 और पूरे के बटे में है 2 गुना a का मान 1। ठीक है, मान रखना आना चाहिए इस तरह से। इसको आगे बढ़ाते x बराबर -2 प्लस माइनस √2 का वर्ग होगा 4, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस, 4 एकम 4 और ये 3 है तो 4 किया 12 हो गया, बटे 2 एकम 2। इसको आगे हल करेंगे तो x बराबर -2 प्लस माइनस √12 और 4 होगा 16 अपॉन 2। x बराबर -2 प्लस माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4 और 4 गुणा 4 तो वर्गमूल में से एक 4 बाहर आ जाएगा, तो 16 का वर्गमूल कितना है 4 और बटे में आएगा 2। एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे तो हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा x बराबर -2 प्लस 4 बटे 2, x बराबर 4 में से 2 गया 2 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो x बराबर आएगा 1। x का मान 1 आ गया, मतलब द्विघात समीकरण का एक मूल 1 आ गया, और ये जो मूल है ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा। मतलब x की जगह अगर ये मान रखेंगे तो दोनों साइड आपस में बराबर आएंगे, 0 बराबर 0 आ जाएगा। अब लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर -2 -4 बटे 2। x बराबर समान चिन्ह वाले जुड़ेंगे, 4 और 2 6, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, 4 का चिन्ह माइनस बटे 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x बराबर -3 बटे 1 मतलब -3। ये आ गया द्विघात समीकरण का दूसरा मूल। ये भी मान क्या करेगा द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो हम लिख सकते हैं अतः द्विघात समीकरण x² प्लस 2x - 3 के मूल 1 और -3 है। तो इस तरह से आपको इस सूत्र की मदद लेना है द्विघाती सूत्र की, और द्विघाती सूत्र से इस तरह से हमको मूल ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन में द्विघाती सूत्र से बोला था इसलिए हमने इसको द्विघाती सूत्र से हल किया। आपके पास द्विघात समीकरण को हल करने के 3 तरीके आ गए। एक तो गुणनखंड विधि है,
दूसरा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है और तीसरा द्विघाती सूत्र है। अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि आप द्विघाती सूत्र से हल करो, तब आप किसी भी तरीके से द्विघात समीकरण को हल कर सकते हो। मतलब आप इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो भी मूल यही आएंगे, 1 और -3। अगर आप इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करोगे तो भी मूल उतने ही आएंगे, द्विघाती सूत्र से भी उतने ही आएंगे। मतलब मूल जो है वो बिल्कुल समान आएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है, विधि का नाम बोला है, गुणनखंड विधि बोला है तो उसी से हल करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बोला तो उसी से हल करना है, द्विघाती सूत्र बोला तो द्विघाती सूत्र से ही हल करना है। तो इस तरह से हमने आज द्विघाती सूत्र कैसे आता है उसको सीखा और साथ में उस पर आधारित हम लोगों ने एक एग्जाम्पल को भी यहाँ पे हल किया। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो प्रश्नावली 4.3 है उसका जो दूसरा क्वेश्चन है, उस दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत आपको 4 क्वेश्चंस करना है। जो पहले क्वेश्चन में दिए हैं उन्हीं को आपको दूसरे क्वेश्चन में लेकर उसको द्विघाती सूत्र से हल करना है। लेकिन ध्यान रहे एक बात कि वर्गमूल में अगर माइनस आता है तो वर्गमूल में माइनस आने का मतलब है द्विघाती समीकरण जो होगा, द्विघात समीकरण जो होगा उसके वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे, या ये कह सकते हैं कि उसका हल हमको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आज हमने द्विघाती सूत्र को पढ़ लिया। आज के लिए इतना है। आप प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करके देखिए, और नहीं तो फिर अगली वीडियो में हम इस द्विघाती सूत्र से रिलेटेड एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर आएंगे। थैंक यू।